आज का टॉपिक से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मतलब इंडियन इकोनॉमी के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखा जाए इंडियन इकोनॉमी का, तो वो क्या है, एक अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है। क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि इंडिया जो एक अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है या फिर डेवलपिंग इकोनॉमी है। तो सबसे पहले समझते हैं कि अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्री क्या होता है। एक प्रोफेसर था जैकब विनर। तो जैकब विनर ने कहा कि अंडर डेवलप्ड कंट्री एक कंट्री है जिसके पास एक गुड पोटेंशियल है, जो कि अपने कैपिटल को, अपने लेबर को, अपने अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके एक सपोर्ट कर सके प्रेजेंट पॉपुलेशंस के डिमांड को, ठीक है, ताकि जो है उसके लिविंग लेवल ऑफ लिविंग क्या हो, इंक्रीज़ हो, ठीक है, या फिर उसका पर कैपिटा इनकम जो इंक्रीज़ हो और प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी को जो इराडिकेट कर सके। वही जो है एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है। कौन कहा? प्रोफेसर जैकब विनर ने। तो हम स्टार्ट करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? तो सबसे पहला अगर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखें इंडियन इकोनॉमी का, तो पहला है लो पर कैपिटा इनकम। ठीक, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमिक्स, क्योंकि हम जानते हैं कि इंडिया एक अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ है, तो इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम है वो काफ़ी लो है। इंडिया पर कैपिटा इनकम 2000, क्योंकि हर 11 साल बाद जो सेंसस होता है, तो 2000 के सेंसस के अकॉर्डिंग 2001 के टाइम जब सेंसस हुआ था, तो उस टाइम इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम निकाला था वो $460 पर ईयर, मतलब एक साल में जो है इस पर कैपिटा इनकम जो था इसका ओनली $460 था, मतलब बहुत ही कम था। इफ़ यू कंपेयर विद द डेवलप्ड कंट्रीज़, अगर हम डेवलप्ड कंट्री के साथ इसको कंपेयर करें तो पर कैपिटा जो है इंडिया का जो है काफ़ी लो है, जो लोएस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है, पूरे डेवलप्ड नेशंस के कंपेयर में जो है सबसे कम है, सबसे लोएस्ट है। अगर 2000 में देखा जाए तो पर कैपिटा इनकम जो था इंडिया का हम क्या बोले कि काफ़ी लो था। अगर स्विट्ज़रलैंड से अगर हम कंपेयर करें तो स्विट्ज़रलैंड का जो 83 टाइम्स इंडिया, मतलब इंडिया का जितना पर कैपिटा इनकम था उसका 83 अगर मल्टीप्लाई कर दे तब जाके स्विट्ज़रलैंड के बराबर होगा। फिर उसी तरह से जर्मनी का जो है 56 टाइम्स था इंडिया का, और यूएस और जापान का जो 64 टाइम्स था इंडिया के। तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया का जो है पर कैपिटा, मतलब पर पर्सन्स का इनकम जो कितना लो था, बहुत ही कम था। तो ड्यूरिंग 1960 से 1980 अगर इस टाइम में अगर देखा जाए तो डेवलप्ड इकोनॉमीज़ जो है काफ़ी ग्रो किया, काफ़ी फास्ट ग्रो किया, ठीक। और ड्यूरिंग 1990 से 2000 के टाइम में इंडियन इकोनॉमी जो है काफ़ी ग्रो किया डेवलप इकोनॉमीज़ के कंपेयर में। इस टाइम क्यों किया था? क्योंकि इंडिया जो इस टाइम एलपीजी, मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को अडॉप्ट किया था। तो दैट्स वाई लार्ज डिफरेंस ऑन पर कैपिटा इनकम, इसलिए हमको पर कैपिटा इनकम पे जो लार्ज डिफरेंस देखने को मिलता है। अगर हम यहाँ पे लिखा हुआ है कि कन्वर्ट नेशनल करेंसी फिगर टू द यूएस डॉलर डजंट अटेम्प्ट टू मेजर द रिलेटिव डोमेस्टिक परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी। अगर हम होम करेंसी को कन्वर्ट करते हैं यूएस डॉलर पे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसके परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक। इसका मतलब ये है कि अगर हम अपने होम करेंसी को कन्वर्ट करते हैं यूएस डॉलर पे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसके परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी पे जो है हम उसको मेज़र कर रहे हैं, ये नहीं, बल्कि हम परचेजिंग पावर ऑफ पर्सन, मतलब परचेजिंग पावर पर पर्सन्स को हम जो है कंपेयर कर रहे हैं, ठीक। तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल प्रोग्राम आईसीपी जो थे, एक डेवलप्ड मेजर ऑफ रियल जीडीपी, उन्होंने रियल जीडीपी के टर्म्स पे निकाला था कि इंटरनेशनली कंपैरेबल स्केल यूजिंग द परचेजिंग पावर पैरिटी इंस्टेंट ऑफ एक्सचेंज रेट, मतलब एक्सचेंज रेट नहीं बल्कि परचेजिंग पावर ऑफ पर पर्सन्स पे जो हम लोग निकालते हैं। तो अगर 2000 के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखा जाए, ठीक, अगर 2000 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एवरेज पर कैपिटा जीडीपी ऑफ यूएसए का जो एवरेज पर कैपिटा का जो उसका जीडीपी था वो लगभग 74 टाइम्स इंडिया, मतलब इंडिया के जो है 74 टाइम्स था, मतलब एक करेंसी हो गया, एक करेंसी, और ये जो है 14 टाइम्स परचेजिंग पैरिटी पर पर्सन, ये पर्सन का हो गया और ये करेंसी का हो गया। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स देखें क्या है, लो पर कैपिटा इनकम। अब दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं
कि ऑक्यूपेशनल पैटर्न, कि इंडिया का जो है ऑक्यूपेशनल पैटर्न क्या है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इंडिया का जो ऑक्यूपेशनल पैटर्न है वो क्या है, प्राइमरी प्रोड्यूसिंग है। तो इंडिया अंडर डेवलप्ड है, तो उसका जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, या फिर अधिकतर जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ होता है उसका लगभग जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑक्यूपेशनल पैटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो प्राइमरी प्रोड्यूसिंग ही है। तो वेरी हाई प्रोपोर्शन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इज़ इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। हम लोग सब जानते हैं कि इंडिया में आज के भी टाइम में जो लोग मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, और विच कंट्रीब्यूट इन अ वेरी लार्ज शेयर इन द नेशनल इनकम, और ये लगभग जो है काफ़ी ज़्यादा पैमाने पे जो है नेशनल इनकम पे शेयर करता है। अभी ही लॉकडाउन के टाइम में देखा गया 2020 के टाइम में कि सारे देश की इकोनॉमी ठप पड़ गया, लेकिन इंडिया की इकोनॉमी पे जो उतनी असर नहीं आई। ठीक क्यों? क्योंकि उसको एग्रीकल्चर सेक्टर ही बचा के रखा था। तो 1991 में लगभग 61% पीपल जो है एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे, और वो नेशनल इनकम पे कंट्रीब्यूट करते थे 28%। अगर हम अदर कंट्रीज़ के साथ अगर कंपेयर करें, जैसे चाइना में 69% लोग जो है डिपेंडेड थे, इंडिया में 58%, यूएस यूके में 2%, पाकिस्तान में 48% लोग जो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑक्यूपेशनल पैटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडियन इकोनॉमी जो है, इंडिया का जो इकोनॉमी वो प्राइमरी प्रोड्यूसिंग्स है, मतलब एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग्स है, जो कंट्रीब्यूट करता है 27% ऑफ नेशनल इनकम, मतलब नेशनल इनकम जीडीपी पे जो है 27% जो कंट्रीब्यूट करता है, और 58% जो हमारे लेबर फोर्स जो है यहाँ से जुड़े हुए हैं। ठीक, तो दूसरा हम पैटर्न देखें ऑक्यूपेशनल पैटर्न। तीसरा हम देखते हैं कि हैवी पॉपुलेशन प्रेशर्स, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इंडिया जो है एक सेकेंड मोस्ट लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड है। ठीक, सबसे फर्स्ट में चाइना और सेकंड में इंडिया, और ये भी आंकड़ा लगाया जाता है कि 2-3 सेंसस के बाद जो है इंडिया फर्स्ट मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड जो है बन जाएगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि पॉपुलेशन जो है कैसे इंक्रीज़ होता है, क्योंकि डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट और डेथ रेट के डिफरेंस के कारण ही जो है पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है। ठीक, तो बर्थ रेट अगर इंडिया का देखा जाए तो 17% है, और डेथ रेट जो है बर्थ रेट जो है 17 है पर 1000, और डेथ रेट जो है 6 है पर 1000 पे। तो डेथ रेट कितना कम है और बर्थ रेट सोचिए कितना ज़्यादा है, और इसी डिफरेंस के कारण जो पॉपुलेशंस जो है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। तो फास्ट रेट ऑफ ग्रोथ पॉपुलेशन, तो यहाँ पे हम देखें कि जो बर्थ रेट और डेथ रेट का डिफरेंस है वो पॉपुलेशंस क्या हो रहा है कि फास्टर रेट से ग्रो हो रहा है। जो पॉपुलेशन अगर फास्टर रेट से ग्रोथ होगा तो हमारा जो फूड का रिक्वायरमेंट वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा, क्लॉथिंग चाहिए, शेल्टर चाहिए, मेडिसिन चाहिए, स्कूलिंग चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ चाहिए। तो हर चीज़ क्या हो जाएगा, राइजेस हो जाएगा, और इस सारे डिमांड जब बढ़ जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे इकोनॉमिक बर्डन भी क्या हो जाएंगे, काफ़ी बढ़ जाएंगे। तो राइजिंग पॉपुलेशन, जब पॉपुलेशन बढ़ता है तो कहीं ना कहीं लेबर फोर्स भी इंक्रीमेंट होती है। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू 10th प्लान के अकॉर्डिंग देखा गया कि 2002 से 2007 के बीच लेबर फोर्स जो है इंक्रीज़ हुआ 35 मिलियन जो है लेबर फोर्स इंक्रीज़ हुआ। 10th प्लान ने इन चीज़ को बताया कि 35 मिलियन पर्सन जो है अनएम्प्लॉयड या फिर लेबर फोर्स की जो इंक्रीमेंट हुई है। ठीक, तो जैसे जैसे लेबर फोर्स इंक्रीमेंट होती है वैसे वैसे सप्लाई ऑफ लेबर भी क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। ठीक, लेकिन उतना डिमांड नहीं हो पाता है। ठीक, सप्लाई बहुत ज़्यादा है और डिमांड जो है क्या पे लो है, डिमांड लो है, सप्लाई ज़्यादा, और इसके कारण हमारा क्रिएट अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, क्रिएट होता है। तो अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट को अगर हम समझते हैं कि इंडियन इकोनॉमी डजंट फाइंड सफिशिएंट कैपिटल टू एक्सपेंड इट्स इंडस्ट्रीज़। ठीक, तो अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट को अगर थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है कैसे क्रिएट होती है, तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है क्योंकि इंडियन इकोनॉमी के पास उतना सफिशिएंट कैपिटल नहीं है जो कि अपने इंडस्ट्रीज़ को एक्सपेंड कर सके और लेबर फोर्स को एब्जॉर्ब कर सके। ठीक, तो एग्रीकल्चर सेक्टर
एग्रीकल्चर सेक्टर अगर देखा जाए कि लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन या फिर लेबर जो है इंगेज है प्रोडक्शन देन ऑन द रियली नीडेड, मतलब कि एग्रीकल्चर सेक्टर जितना आदमी की ज़रूरत नहीं है उससे भी ज़्यादा आदमी जो है इंगेज किया हुआ है, और इसको हम लोग बोलते हैं क्या, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, सबको पता ही होगा। तो इसी से क्या क्रिएट होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। जो मार्जिनल का मतलब ही होता है एडिशनल, ठीक, मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट। तो जो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर जो है वही हमारा क्रिएट करता है एक डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट को। तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है दोनों एरियाज़ पे, रूरल एरियाज़ पे भी है और अर्बन एरियाज़ पे भी है। तो प्लानिंग कमीशन ऑन द बेसिस ऑफ एनएसएस ने इसको रिकमेंडेड किया, प्लानिंग कमीशंस को, ठीक, क्योंकि अब पहले जो प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, बट अभी जो है जब से एनडीए गवर्नमेंट आया है, क्योंकि उन्होंने अडॉप्ट किया है नीति आयोग, जो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो प्लानिंग जो एनएसएस जो है एनएसएस के मुताबिक उन्होंने कहा कि एनएसएस के मुताबिक कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एस्टिमेटेड, एनएसएस जो है नेशनल सैंपल सर्वे डाटा हैज़ एस्टिमेटेड दैट द बिगनिंग ऑफ द 10th प्लान, जब 10th प्लान का बिगनिंग मतलब शुरू हुआ था तो उस टाइम 35 मिलियन पर्सनस अनएम्प्लॉयड था और लेबर फोर्स के 9.21% थे, ठीक। और ये जो 35 मिलियन पर्सनस है उसको एडेड किया गया 10th 5 ईयर प्लान पे, जो 2002 से 2007 में चला। और चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो है लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशंस, ठीक, क्योंकि इंडिया के जो है उतने कैपिटल फॉर्मेशंस है ही नहीं, मतलब लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशंस है, ठीक। तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी इज़ द एग्जिस्टेंस ऑफ कैपिटल डिफिशिएंसी, मतलब इंडिया के पास उतनी सफिशिएंट अमाउंट पे जो कैपिटल है ही नहीं, ठीक। और पर हेड पर पर्सनस के भी पास जो है कैपिटल उतनी है ही नहीं। कैपिटल का मतलब हो गया एसेट, मतलब एसेट उतनी है ही नहीं, और ना ही कैपिटल फॉर्मेशंस भी जो है काफ़ी लो है। जब कैपिटल पर हेड लो होगा, मतलब एसेट अगर लो हो गया, फिर जो प्रोडक्टिव एसेट अगर लो होगा तो वो क्या करेंगे कि कम मतलब कमर्शियल कंजम्पशन ऑफ कमर्शियल एनर्जीज़ का मतलब हो गया कि जिसको यूज़ पे सम कॉस्ट, मतलब किसी को पैसा दे के लिया जा सके। तो जब पीपल के पास जब पैसे ही नहीं होगा तो वो एनर्जीज़ को भी क्या, कमर्शियल एनर्जीज़ को भी कंजम्पशंस नहीं कर पाएगा, ठीक। तो ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन ऑफ इंडिया जो है वो काफ़ी कम है एडवांस कंट्रीज़ के कंपेयर में। तो प्रोफेसर कॉलिन क्लर्क ने एस्टिमेटेड किया था कि अगर किसी भी कंट्री के अगर इसके लिविंग को अगर सेम रखना है, फिर से सुनिए कि प्रोफेसर कॉलिन क्लर्क ने कहा था कि अगर किसी भी कंट्री के अगर लिविंग को अगर सेम रखना है तो 1%, मतलब अगर 4% एनम, देखिए मतलब किसी भी कंट्री के अगर सेम लेवल ऑफ लिविंग अगर उसको रखना है तो जितने रेट से पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, सपोज़ कीजिए पॉपुलेशन अगर 1% से अगर इंक्रीज़ हो रही है तो उसको 4% से इन्वेस्टमेंट करना होगा। यही प्रोफेसर कॉलिन क्लर्क ने दिया था, ठीक। तो यहाँ पे पॉपुलेशन जो है अगर 1% से बढ़ रही है तो इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए, 4% चाहिए होना, ठीक। तो इंडिया का जो है कैपिटल जो है लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशंस है। चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने देखा। पांचवा कैरेक्टरिस्टिक्स जो है मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ या एसेट भी जो है उतनी अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन की नहीं है, मतलब इनइक्वालिटीज़ जो काफ़ी देखने को मिलता है। इनइक्वालिटीज़ इन एसेट डिस्ट्रीब्यूशन इन द प्रिंसिपल काउज ऑफ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन द रूरल एरियाज़। देखिए 1991-92 के टाइम में, मतलब 1991-92 के टाइम में आरबीआई ने एक सर्वे किया था रूरल हाउस होल्ड पे और अर्बन हाउस होल्ड पे, तो वो देखा कि सार्फ इनइक्वालिटीज़ जो है एसेट डिस्ट्रीब्यूशंस पे, ठीक है। तो रूरल हाउस होल्ड पे जब वो देखा कि 9.6 ओनली जो है 9.6% के पास ही जो है सिर्फ 2.5 लाख का एसेट है,
ठीक है। और ये 49% ऑफ टोटल एसेट, मतलब जितना भी टोटल एसेट्स है रूरल एरियाज़ के, वो 49% जो है सिर्फ 9.6% लोगों के पास ही है, और उसका जो अर्थ अगर लगाया जाए, दाम लगाया जाए, तो 2.5 लाख से अबव है। अगर अर्बन एरियाज़ अगर देखा जाए तो एक 50.7% जो लेस देन 50,000 अर्थ ऑफ एसेट, मतलब जो 50,000 अर्थ से कम जो है वो 50% लोगों के पास है। तो कहीं ना कहीं रूरल एरियाज़ और अर्बन एरियाज़ की शार्प इनइक्वालिटीज़ जो है देखने को मिल रहा है। तो इनइक्वालिटीज़ इन एसेट डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम लोग ये बताएगा कि आरबीआई जो है फाइंड किया था कि 60% ऑफ पुअर रूरल हाउस होल्ड जो 9.3% ऑफ एरिया ऑपरेटेड, जो 60% ऑफ पुअर, मतलब जो 60% पुअर हाउस होल्ड जो है सिर्फ 9.3% एरिया पे ही है। ठीक। और 6 कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें तो पुअर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल भी जो है काफ़ी पुअर क्वालिटी के है इंडियन इकोनॉमी का। इंडिया जो एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है, जो एक सफ़र्ड कर रहा है फ्रॉम सफ़र्ड पुअर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल, मतलब इंडिया के पास उतनी अच्छी जो है ह्यूमन कैपिटल है ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मास इलिटरेसी है, फॉलो सुपरस्टिशंस है, जो सुपरस्टिशंस पे जो फॉलो करता है, सोशल बिलीफ, कंजर्वेटिज्म्स। तो इफ़ वी इनलार्ज द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल फॉर्मेशंस, अगर हमको कैपिटल फॉर्मेशंस अगर बढ़ाना है तो कहीं ना कहीं हमारे रिसोर्सेज को क्या करना है, रिसोर्सेज के इन्हांस, उसके मतलब प्रोडक्टिविटी को क्या करना, बढ़ाना होगा। तो जब प्रोडक्टिविटी को अगर बढ़ाना होगा तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, नॉलेज चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, स्किल चाहिए, तभी तो कैपिटल इंक्रीमेंट होगा। ठीक। लेकिन इंडिया के पास तो नहीं है, इंडिया के पास मास इलिटरेसी है, सोशल बिलीफ है, कंजर्वेटिज्म्स है। तो ये जो रिज़ल्ट, तो इसका कंक्लूजन्स क्या निकलता है कि एक्सपेंडिचर ऑन एडुकेशन, तो इसीलिए एडुकेशन पे जो एक्सपेंड किया जाए, स्किल फॉर्मेशंस हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन हेल्थ इंक्लूडिंग ह्यूमन कैपिटल, अगर हम इन चीज़ों पे ध्यान दें तब जाके जो हमारा ह्यूमन कैपिटल क्या हो, इंक्रीजमेंट हो सकता है। तो इंडियन एक्सपेंडिचर ऑन प्राइमरी टू हायर एजुकेशन, अगर हम देखा जाए जो इंडिया जो एक्सपेंड करता है हायर एजुकेशन से लेकर रिसर्च और डेवलपमेंट तक, 1997 के टाइम में ओनली 3.2% ऑफ जीएनपी, बट यूएसए जो है वो 5.4% करता है। तो हम 6 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया कि पुअर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल। अब हम देखते हैं एक यूएनडीपी जो है उन्होंने रैंक्ड किया था ऑन द बेसिस ऑफ एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बेसिस पे, और ये जो बेसिस लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एडल्ट लिटरेसी और कंबाइंड एनरोलमेंट रेशियो के बेसिस पे, तो इंडिया जो है 124 रैंक जो है इन सब चीज़ के बेसिस पे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एडल्ट लिटरेसी और कंबाइंड एनरोलमेंट रेशियो, जैसे आईएमआर, एमएमआर के बेसिस पे, और चाइना जो है 96 रैंक आता है। ठीक। उसके बाद हम दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि प्रिवेलेंस ऑफ लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, कि इंडिया के पास जो है अभी भी जो है एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं अडोप्ट की जा रही है। जैसे इंडिया जो एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है, मॉडर्न इंडस्ट्रीज एग्जिट साइड बाय साइड। अभी जैसे एलपीजी 1991 में एलपीजी जब अडोप्ट हुआ था यूपीए गवर्नमेंट के द्वारा, तो मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ अभी के टाइम में तो देखा जा रहा है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे एरियाज़ है, कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज़ है जो प्रिमिटिव इंडस्ट्रीज़ के द्वारा जो है अपने प्रोडक्टिव को अंजाम देता है। ठीक। तो कहीं ना कहीं जब क्योंकि अभी जो है न्यू टेक्नोलॉजी आ गया, तो उसकी जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो भी क्या इंक्रीज़ है। लेकिन क्योंकि अभी भी जो है इंडिया में कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज़ है जो कि प्रिमिटिव इंडस्ट्रीज़ को यूज़ कर रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शंस पे जो काफ़ी इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। ठीक। इफ़ेक्ट ऑन प्रोडक्शंस ऑफ डेवलप्ड नेशंस और अंडर डेवलप्ड नेशंस के कंपेयर में। ठीक। तो ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी, जब न्यू टेक्नोलॉजी को अगर हम लोग लेंगे तो काफ़ी एक्सपेंसिव भी होगा, और रिक्वायर उसके लिए हम लोग क्या चाहिए, स्किल चाहिए, नॉलेज चाहिए उस चीज़ को ऑपरेट करने के लिए, ताकि प्रोडक्शन अच्छी हो। तो वी से दैट ट्विंस रिक्वायरमेंट ऑफ द एब्जॉर्प्शंस ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। अगर हम लोगों को न्यू टेक्नोलॉजी अगर चाहिए तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, ख़रीदना होगा, जिसके लिए एक्सपेंसिव होगा, और दूसरा कि उसको चलाने के लिए स्किल चाहिए। तो एक ट्विंस हो गया ना, दो हो गया, तो इसलिए वहाँ पर ट्विंस लिखा हुआ है कि ट्विंस रिक्वायरमेंट फॉर द एब्जॉर्प्शंस ऑफ न्यू
टेक्नोलॉजी आर द अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल एंड ट्रेनिंग। ठीक, तो एक नेसेसरी है बेसिक एडुकेशंस हो। क्यों? जब तक बेसिक एडुकेशंस नहीं होगा तब तक हमारे पास उसकी अच्छी स्किल्स नहीं होगी। जब अच्छी स्किल्स नहीं होगी तो हम उसको अच्छे से ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। जब ऑपरेट नहीं कर पाएंगे तो मेरे प्रोडक्शंस पे क्या होगा, काफ़ी इफ़ेक्ट होगा। तो मेन रीजंस अगर हम देखा जाए लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी का, कि इलिटरेसी एंड एब्सेंस ऑफ स्किल। इलिटरेसी और स्किल्ड का एब्सेंस होना लेबर फोर्स के आर द अदर मेजर हर्डल्स इन द स्प्रेड ऑफ टेक्नोलॉजी इन द कंट्री। तो इंडियन इकोनॉमी जो एक सफ़र फ्रॉम द बेसिक वीकनेस, इंडियन इकोनॉमी जो एक सफ़र करता है बेसिक वीकनेस से। अगर प्रोडक्टिविटी पर हेक्टर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर्स अगर देखा जाए तो लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी पर वर्कर, क्योंकि पर वर्कर की जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो भी काफ़ी कम है। तो ये सारे चीज़ जो है कंसिक्वेंस ऑफ टेक्नोलॉजी बैकवर्डनेस के कारण होता है। तो इंडिया में अगर देखा जाए तो भास्ट मेजोरिटी फार्मर्स आर टू पुअर टू बाय इवन द एसेंशियल इनपुट्स। अभी भी इंडिया में ऐसे हैं कि बहुत ऐसे फार्मर्स हैं कि जो एसेंशियल इनपुट्स को भी जो है नहीं खरीद पाता है, जैसे इम्प्रूव सीड्स, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स। ठीक, तो ये था कि प्रिवेलेंस ऑफ लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें इंडियन इकोनॉमी का, तो लो लेवल ऑफ लिविंग इन द एवरेज इंडियन, कि इसका जो लिविंग है इंडियन इकोनॉमी का वो भी काफ़ी लो है। इंडिया का अगर हम लोग देखा जाए तो लो कैलोरी इंटेक, मतलब लो लेवल ऑफ कंजम्पशंस, मतलब उतने अमाउंट पे कंज्यूम भी नहीं कर पा रहा है। अगर 1996 के डाटा के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कैलोरी इंटेक जो था इंडिया का ओनली 2415 कैलोरी था, बट डेवलप्ड कंट्रीज़ का जो है 3400 कैलोरीज था। तो यहाँ पे शार्प इनक्वालिटीज़ देखने को मिलता है। और मिनिमम इंटेक, कम से कम मिनिमम जो है कैलोरी लेना चाहिए 2100 कैलोरी, लेकिन 1996 में ओनली 37% लोग ही सिर्फ इसको ले पाते थे। तो इफ़ यू टॉक अबाउट द हेल्थ, अगर हम हेल्थ की अगर बात किया जाए तो वहाँ पे भी जो इंडिया काफ़ी लो रहा है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग 46% चाइल्ड ऑफ इंडिया मल न्यूट्रिशन, मतलब 46% जो है इंडिया का चाइल्ड वो मल न्यूट्रिशन का शिकार होता था। ठीक, और नियरली 60% ऑफ मदर्स आर मलनोराइज्ड, जो 66% जो था वो प्रेग्नेंट के टाइम ही मर जाती थी। तो बाय 1996 अबाउट 85% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन हैड एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर। सोचिए 85% ही लोग जो है सिर्फ सेफ ड्रिंकिंग वाटर्स तक पहुंच पाता था। दिस रिजल्ट इन डेवलपिंग लेस स्ट्रेंथ टू फाइट डिजीजेस एंड इज आल्सो पार्ट्सली इंक्रीजेस फॉर द लो लेवल ऑफ एफिशिएंसी ऑफ द इंडियन वर्कर्स। तो कहने की ये बहुत बड़ा रीज़न है डेवलपिंग नेशंस का कि जो है डिजीज़ से जो है कम फाइट कर सके, और कहीं ना कहीं जो वर्कर की एफिशिएंसी को भी जो कम कर देता है। तो अकॉर्डिंग टू एनबीओ नेशनल बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशंस, जो 1991 जो टोटल हाउसिंग स्टॉक जो था वो 125 मिलियन था। ठीक, एनबीओ के अकॉर्डिंग 1991 में टोटल जो हाउसिंग स्टॉक था वो 125 मिलियन था, और उसमें से लगभग 50% हाउस जो था वो मेड ऑफ मड या फिर अनबर्न्ड ब्रिक्स का बना हुआ था। ठीक, और हाउसिंग शॉर्टेज, जो शॉर्टेज हुआ था हाउसिंग का वो 31 मिलियंस। तो अर्बन एरियाज़ में अगर देखा जाए तो 50% पॉपुलेशंस, मतलब 50% पॉपुलेशंस के पास जो है सिर्फ एक रूम था, और एक रूम में लगभग 4 आदमी जो है एवरेज रहते थे। अबाउट 31% ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया सिटीज़ विद द पॉपुलेशन मोर देन 1 मिलियन आर द स्लम ड्वेलर्स। इंडिया के जितने भी सिटीज़ हैं, ठीक है, 31% जितने भी मतलब जितने भी पॉपुलेशंस हैं, टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडियाज़, और उसके सिटीज़ में जो है सिटीज़ के जो है लगभग स्लम ड्वेलर्स जो है मोर देन मिलियन जो है लोग सफ़र करते थे। ठीक, तो इट हैज़ द एस्टिमेटेड दैट एवरी 5th हाउस, और एक एस्टिमेट किया गया है कि हर 5वां घर जो है इंडिया का वो एक अनफिट है रहने के लायक, मतलब रहने के लायक ही नहीं है हर 5वां घर। अगर स्लम पॉपुलेशन मेजर सिटीज़, अगर मेजर सिटीज़ पे अगर देखें कि स्लम सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, सबसे ज़्यादा कलकत्ता, उसके बाद बॉम्बई जो 42%, चेन्नई 39% और दिल्ली 38%। ठीक, और उसके बाद दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी है कि डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्री। उसका डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? डेमोग्राफिक का मतलब हो गया कि
इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पॉपुलेशन ग्रोथ का रिलेशंस, इसी को हम लोग बुलाते हैं डेमोग्राफिक। ठीक, तो 2000 के टाइम में 33.5% ऑफ पॉपुलेशन जो था वो 0 से लेकर 14 एज तक था, और 66.5% पॉपुलेशन जो था वो लगभग 15 से 64 एज तक जो है बिलोंग करता था। तो और एवरेज एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ इज़ लो, और एवरेज एक्सपेक्टेंसी भी जो था लाइफ जो है काफ़ी कम था, और IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी जो है काफ़ी ज़्यादा था, मतलब बच्चे जो है 1 साल के अंदर में काफ़ी ज़्यादा मरते थे, न्यू बेबी बॉर्न। तो 2000 के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इंडिया का जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशंस, मतलब कि 1 स्क्वायर किलोमीटर पे 324 आदमी रहता था, और US में यही जो है 31 आदमी, मतलब 31 आदमी रहता था 1 स्क्वायर किलोमीटर के कंपेयर पे। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया का देखा जाए तो ओनली 3 आदमी, चाइना का देखा जाए तो 135 आदमी। ठीक, तो यहाँ का डेंसिटी भी जो है पॉपुलेशन का क्या काफ़ी ज़्यादा है, और एवरेज डेंसिटी अगर हम लोग देखा जाए वर्ल्ड का तो ओनली 47 ही है पर स्क्वायर किलोमीटर। तो पॉपुलेशन ऑफ चिल्ड्रन इज़ हायर इन इंडिया देन इन एडवांस कंट्री। और इंडिया मतलब कि जो चिल्ड्रन है, जो पॉपुलेशन ऑफ चिल्ड्रन, मतलब जो चिल्ड्रन है इंडिया में वो काफ़ी ज़्यादा पैमाने पे है। क्यों? ठीक है, और इसीलिए जो इसका डिपेंडेंसी जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि चिल्ड्रन है तो कोई काम थोड़ी ना करेगा। ठीक, इसीलिए उसका डिपेंडेंसी रेट जो काफ़ी ज़्यादा है। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस सिचुएशन इंक्रीजेज द डिपेंडेंसी लोड बिकॉज द प्रोपोर्शंस एंड साइज ऑफ नॉन प्रोडक्टिव, क्योंकि जो चिल्ड्रन होता है वो नॉन प्रोडक्टिव होता है। ठीक, और ये भी हमारे डिपेंडेंसी रेट क्या हो गया, काफ़ी ज़्यादा हो गया। हाई लेवल ऑफ कंजम्पशन, और ये कंजम्पशन भी क्या करता है, हाई लेवल पे। द हायर डिपेंडेंसी लोड ऑफ द पॉपुलेशन इज अ टाइपिकली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अंडर डेवलप्ड, और ये अंडर डेवलप्ड का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसके बाद हम देखते हैं कि पुअर इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब कोई एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन जो है गवर्नमेंट का नहीं है, ताकि एक फार्मर्स को अच्छे से ग्रांट लोन दे पाए या फिर इंडस्ट्रीज़ को। ठीक है, ताकि द क्रिएशन ऑफ बेटर इंस्टीट्यूशनल पैटर्न ऑफ ऑनरशिप इज़ इंक्रीजिंग टू रिलीज द प्रोडक्टिव एनर्जीज ऑफ पीपल्स। ठीक, एक अच्छी इंस्टीट्यूशनल अगर होगी तो क्या होगा कि एक फार्मर्स के जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी इंस्टीट्यूशन जो है गवर्नमेंट के द्वारा लाया जाए, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंजेस है हमारे इंडियन कैरेक्टरिस्टिक्स पे। ठीक, तो हम लोग जो है अभी देखिए कि 10th इंडियन कैरेक्टरिस्टिक्स के इंडियन इकोनॉमी का जो है क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक, थैंक यू वेरी मच।